लो जी, कल हम जिस टॉपिक पे थे, जो कल हम टॉपिक कर रहे थे उसका नाम था एग्रेरियन रिफॉर्म्स। आ जाओ, हम एग्रेरियन रिफॉर्म्स कर रहे थे कल, और एग्रेरियन रिफॉर्म्स के अंदर हमने पढ़ा था टेक्निकल रिफॉर्म्स, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और उसके बाद आएगा जनरल रिफॉर्म्स। ठीक है जी, हम एग्रेरियन रिफॉर्म्स कर रहे थे, AGRARIAN, एग्रेरियन रिफॉर्म्स। एग्रेरियन रिफॉर्म्स को हम पढ़ रहे थे, और इसके अंदर 3 तरह के रिफॉर्म हमने पढ़े थे। एक टेक्निकल, दूसरा TUTIONAL, और तीसरा, वाह कमाल है। ठीक है जी, हम टेक्निकल रिफॉर्म्स को पढ़ रहे थे, और टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर हमने कुछ बड़े बातें बंद करो यार प्लीज। बीच में मैं आपको 10 मिनट का गैप देता हूँ पूरी बातें करने, फिर आप बातें करते रहते, बातों पे बातें। बस करो यार, छोड़ दो, मिट्टी डालो। लो, तो हम टेक्निकल रिफॉर्म्स कर रहे थे, और हमने इसके अंदर 4 पॉइंट पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो यूज ऑफ HY सीड्स, ठीक है जी। दूसरा यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तीसरा यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, और चौथा साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। एक लास्ट पॉइंट रह गया था, इसमें रह गया था जो आपको लिखना है। कौन से रिफॉर्म्स के अंदर? टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर। भाई एक लास्ट पॉइंट लिखो, वो है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मैकेनाइज्ड, क्या मैकेनाइज्ड बोले, क्या बोले? मैकेनिकनाइज्ड मीन्स MEC लिखो, MECHANISED, मैकेनाइज्ड बोलते हैं ना। मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, मतलब अब वो जो बैलों के ऊपर हम कल्टीवेशन करते थे या हल चलाते थे, उसकी जगह पे अब हम ट्रैक्टर का यूज करने लगे। ये भी एक रिफॉर्म है जो हम देखो सुनो, चैप्टर स्टार्ट कहां से हुआ? सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, वहां से हमने स्टार्ट किया। फिर हमने पढ़ा व्हाट आर द फीचर्स, फिर पढ़ा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, और अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द रिफॉर्म्स, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी हर चैप्टर में यही चीज हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसके फीचर्स क्या है, फिर उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, और फिर उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रिफॉर्म। और रिफॉर्म्स के बाद हम पढ़ेंगे उसकी अचीवमेंट एंड फेलियर। ठीक है जी, उसकी अचीवमेंट एंड फेलियर, बस वो पढ़ेंगे। और हर चैप्टर में ऐसा ही पढ़ेंगे, हर चैप्टर के अंदर इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। तो ये चीजें हर चैप्टर में रिपीट होने वाली है। अभी हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के बारे में सारा कुछ चल रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, वो पढ़ लिया। फिर हमने फीचर्स पढ़ लिए, फिर हमने प्रॉब्लम्स पढ़ ली, अब हम रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं। रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस, क्या गवर्नमेंट ने अच्छा किया इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। हमने कहा 3 तरह के काम किए। अभी हम पहले वाले पढ़ रहे हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स। अगर ऑल इन ऑल इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो बहुत थोड़ी सी ऐसी बातें जो आपको दिमाग में रखनी है। वो जो टेबल आपने बनाया था, और जहां कहीं भी फिगर आई है, मैंने आपसे पहले कहा था, इस पूरी बुक को पढ़ने का सिर्फ एक ही स्टाइल है। जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो या जब आप नोट्स को बना रहे हो, तो हमेशा चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले एक पेज अपने पास रखो, एक पेज छोड़ के रखो। जहां कहीं भी डेट्स आती हैं, जहां कहीं भी टेबल्स आते हैं, उसको अलग से उस पेज पे बना दो। मतलब मेन नोट्स में तो उसको बनाओगे, उसको अलग से भी बना लो। आप सारी उम्र के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे, कंफ्यूजन में नहीं आओगे, और आराम से आपके साल निकल जाएंगे। नहीं तो ये बुक आपको रुला देगी, क्योंकि इस बुक में जो फिगर्स आप पढ़ रहे हो वो इतनी मिक्सअप हो जाएंगी बाद में जाके, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कौन से चैप्टर की कौन सी फिगर्स थी। और फिगर्स के ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। जितने भी 20 क्वेश्चन आएंगे आपको एक नंबर के, वो 90% फिगर्स से रिलेटेड होंगे। और फिगर्स को याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप चैप्टर को शुरुआत से पढ़ रहे हो, उसी वक्त साथ के साथ फिगर्स को एक साइड में लिखते रहो, और आप देखोगे तो मुश्किल से आधा पेज या 1 पेज बनेगा, और पूरे चैप्टर की समरी इस पे आ जाएगी। किताब में भी समरी दी हुई है, लेकिन अगर आप अपने हाथ से लिखोगे तो आपको पढ़ने में समझ भी आएगी और आपको आधी याद हो जाएगी। इसलिए आप नोट्स बना रहे हो।
ठीक है जी। कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी फिगर्स आपने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ी है? मुझे बताओ, गिन के 4 या 5 फिगर्स आपने पढ़ी है जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। हर चैप्टर के अंदर कहीं ज्यादा फिगर्स हैं, कहीं कम फिगर्स है, इसमें तो फिगर्स है ही नहीं, ठीक। तो और टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर लास्ट रिफॉर्म रह गया था मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। अब इसमें भी क्या लिखवाना है, लिख लो 2 लाइनें जल्दी से लिखो। सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन, several measures have been taken to spread the use of mechanized means of cultivation. Cultivation to enable the small farmers to buy agricultural machines, to enable the small farmers to buy agricultural machines, comma, cheap credit facilities are provided by cooperative societies. Small and marginal farmers agencies and regional rural banks are also set up. In almost all the states, agro-industries corporations have been set up for this purpose. Agro-industries corporations have been set up for this purpose. लो जी, टेक्निकल रिफॉर्म के अंदर 5 काम किए गए। टेक्निकल रिफॉर्म की जब बात आई तो हमने 5 काम किए। नंबर 1, यूज ऑफ HIV सीड्स, पहली बात ये हमने HIV सीड्स, ठीक है जी। दूसरा काम हमने क्या किया, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तीसरा काम क्या किया, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। चौथा काम हमने क्या किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। और 5वां काम हमने क्या किया, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। ये काम हमने किया, ठीक है जी। ये 5 हमने काम किए व्हेन इट्स कम टू टेक्निकल रिफॉर्म। सर इसका फायदा क्या हुआ, फायदा और नुकसान हम आगे पढ़ेंगे जब हम अचीवमेंट्स पढ़ेंगे। ये टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स का क्या फायदा हुआ, इससे हमें क्या मिला और क्या हमने खोया, जब हम इसकी लिमिटेशंस और इसके हम फीचर्स पढ़ेंगे, मतलब क्या हमें मिला, उस वक्त पे हम पढ़ेंगे आगे जाके टॉपिक में। अभी हम वो नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो आ जाओ, अब चलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। आ जाओ फटाफट जल्दी से, और इस पे चले आप। और सबसे पहले लिखे इसके अंदर नंबर 1, सबसे पहला काम जो किया गया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर, वो किया गया एबॉलिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज। मिडिलमैन निकालो आप, एबॉलिशमेंट ऑफ मिडिलमैन, ये लिखो आप, एबॉलिशमेंट ऑफ मिडिलमैन, सिंपल रहेगा।
एबॉलिशमेंट ऑफ मिडिल मैन, ठीक है जी। इंटरमीडिएट होता है ना, इंटरमीडिएटरी मतलब जो बीच का आदमी, मिडिल मैन जो होता है उसे बोलते हैं, ठीक है जी, इंटरमीडिएटरी, है ना। तो सुनो, इंटरमीडिएटरी इसका मतलब होता है वो जो मिडिल मैन होता था ना बीच में, जिसे आड़ती कहते हैं हम अब, जिसे आड़ती कहते हैं, उसका एबॉलिशमेंट, ठीक है। या मनी लेंडर जो होते हैं बीच में, उनका एबॉलिशमेंट होता है, उनको हटाना जाना, दैट इज कॉल्ड एबॉलिशमेंट ऑफ मिडिल मैन। तो आप पॉइंट की हेडिंग दे दो, एबॉलिशमेंट ऑफ मिडिल मैन, ठीक है जी। तो लिखो जल्दी से इसके अंदर, मिडिलमैन्स या पॉपुलरली नोन एज जमींदार have been abolished. Have been abolished. The ownership rights have been conferred. The ownership rights have been conferred. CONFERRED. The ownership rights have been conferred upon those okay. Ownership rights have been conferred. CONFERRED have been conferred upon those who actually cultivate the land. Who actually cultivate the land. This has been done with a view. This has been done with a view to stopping exploitation of the cultivators by the zamindar. Yeah, exploitation of the cultivators by the zamindars. अच्छा, अब सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ लो। ये तो आपने लिख ली बुक की लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में क्या था? इसका मतलब था एबॉलिशमेंट ऑफ मिडिलमैन का मतलब था जो जमींदार थे, जो असली में जमीन के मालिक थे, और जो लोग टेनेंट्स थे जो वहां काम करते थे, उनके बीच में से जमींदार को हटा दिया गया। जो सही मायने में जमीन पे खेती कर रहा है वही जमीन का मालिक होगा। ये पहला रिफॉर्म किया गया किसके अंदर? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। मतलब जो लोग सही मायने में कल्टीवेट कर रहे हैं, जमीन के ऊपर खेती कर रहे हैं, वही जमीन के सही मालिक बना दिए गए। ऐसा काम किया गया किसके अंदर? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के पहले वाले पॉइंट के अंदर, जिसमें हमने कहा एबॉलिशमेंट ऑफ मिडिलमैन। यानी जो जमींदार था, जो सही में मालिक था और जो सही में खेती करते थे, वहां पे उनके बीच में बहुत बड़ा गैप था, तो जमींदार को हटा दिया गया। जो खेती करेगा वही खेत का असली मालिक होगा। ये पहले वाले पॉइंट में किया गया। ठीक है जी, आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आ जाओ पॉइंट नंबर 2। नंबर 2 पे आ जाओ, रेगुलेशन ऑफ रेंट। यस, अब कुछ भी रेंट कोई भी चार्ज नहीं कर सकता, ये भी रेगुलेट किया गया। मतलब अगर आप जमीन किराए पे लेके काम कर रहे हो तो कितना मैक्सिमम रेंट आपको देना पड़ेगा, ये भी फिक्स कर दिया गया। तो लिखो जल्दी से, टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एंड इलीगल रेंट, टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एंड इलीगल रेंट charged by the owners from the cultivators charged by the owners from the cultivators have been fixed. फिक्स कर दिया गया। क्या फिक्स किया गया? तो लिखो, जनरली the rent will not exceed the the 1/3 value of the crop.
जनरली द रेंट विल नॉट एक्सीड द 1/3 वैल्यू ऑफ द ग्रुप। अब ये बात नोट करने वाली है, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है जी। 1/3 वैल्यू ऑफ द ग्रुप यानी रेंट कितना फिक्स किया गया, जितने की भी जगह, जो जगह में से जो ग्रुप निकलेगी, जो फसल निकलेगी, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसका 1/3, उससे ज्यादा रेंट नहीं ले सकता। अगर जमींदार अपनी जगह दे भी रहा है किसी को खेती करने के लिए, तो 1/3 से ज्यादा आप रेंट नहीं ले सकते, ये भी फिक्स कर दिया। ये दूसरा काम किया, रेगुलेशन ऑफ रेंट। आ जाओ तीसरा काम, तीसरे काम में करो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, CONSOLIDATION, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। छोड़ो यार, बार बार अड़ जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है जी। कंसोलिडेट करना मतलब है मिक्स करना, मतलब पहले होल्डिंग्स अलग अलग थी, स्मॉल स्मॉल होल्डिंग्स थी, अब उनको मर्ज कर दिया। मर्ज ऑफ होल्डिंग भी कह सकते हो आप, मर्जिंग ऑफ होल्डिंग्स। ये भी होल्डिंग मतलब लैंड, जो जगह जगह बिखरी बिखरी लैंड थी, मैंने कहा ना आपको, कल ही मैंने कहा था, अब उसको इकट्ठा किया गया। ये भी एक रिफॉर्म के अंदर काम किया गया, ठीक है जी। तो लिखो जल्दी से इसके अंदर, विद अ व्यू ऑफ रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन, with a view of reducing fragmentation, steps have been taken to consolidate the holdings. Steps have been taken to consolidate the holdings. Under consolidation, चलो, अंडर कंसोलिडेशन है ये। अंडर कंसोलिडेशन a farmer is allowed a land at one place. A farmer is allowed a land at one place. Which helps him to save the cost of cultivation. कंसोलिडेट करने का मतलब, सेव द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। देखो, कंसोलिडेट करने का मतलब है, वर्ड है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट करने का मतलब है जो उसकी फैली हुई लैंड थी जगह जगह पे, अब फार्मर्स को इकट्ठा बिठाया गया और एक जगह पे उसको एक इकट्ठी लैंड दे दी गई। जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि अगर 5 लोग हैं और 5 की जगह फैली हुई है, तो हमारी पहले स्कैटर्ड थी। अब उन्होंने क्या कहा, भैया अगर तुम्हारी और इसकी लैंड एक जैसी ही कल्टीवेटेड है, दोनों का लैंड टेस्ट करवाया गया और उसके बाद ये कहा गया कि तू इसको अपनी जगह दे दे, और उसके पक्के कागज बना दिए गए ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो कम हो जाए, आप आराम से अपनी फसल को देख सको और संभाल सको। ठीक है, और क्या किया गया, अब लिखो आगे, लिखो इसी के अंदर, बाय 2004 more than 1633 lakh hectare of land. By 2004, more than 1633 lakh, 1633 lakh hectare of land is consolidated. इतनी लैंड को इकट्ठा किया गया, 1,0633 लाख हेक्टर ऑफ लैंड, 1633 lakh hectare of land is been consolidated by 2004. 2004 तक इतनी लैंड को इकट्ठा कर दिया गया भाई। अब ये फिगर नोट करने वाली है। By 2004 1633 lakh hectare of land has been consolidated. इतनी लैंड को इकट्ठा कर दिया गया था। ये छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह हो गई। इतनी जगह को इकट्ठा किया गया बाय 2004 तक। ठीक है जी, चलो अगला पॉइंट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आ जाओ, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। पॉइंट नंबर 4,
सीलिंग ऑफ CEILING, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, CEILING, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, CEILING, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। ये अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो इस पॉइंट में क्या किया गया, लिखो फटाफट। विद अ व्यू टू प्रमोटिंग इक्वालिटी, with a view to promoting equality in the distribution of land, ceiling has been imposed on the holding size. With a view to promoting equality in the distribution of land, comma, ceiling has been imposed on the holding size. The surplus land, the surplus land over and above the size has been taken over by the government, and redistributed among the small farmers by the government and redistributed among the small farmers. अब ये वाला पॉइंट समझो, हिंदी में पॉइंट क्या है। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब ये था कि पहले जमींदारों के पास पूरा पूरा गांव होता था। जमींदार जो था वो पूरे गांव का मालिक था। ये गांव किसका है, ये जमींदार का है। सारी की सारी जगह उसी की है। उसने वो ठप्पे लगवा के, अंगूठे लगवा के सारी जगह पे कब्जा कर लिया। अब उसे बदल दिया गया, मतलब एक लिमिट फिक्स कर दी गई कि इससे ज्यादा बड़ी लैंड किसी के पास नहीं हो सकती। चाहे वो उसका मालिक बना हुआ था, उसने लोगों को लोन दिया था, पैसा उधार दिया था, लोगों ने वो अंगूठा लगा दिया और जगह उसके नाम कर दी, वो अब हटा दिया गया। यानी एक फिक्स कर दिया गया कि इससे ज्यादा बड़ा साइज, इससे ज्यादा लैंड एक आदमी के पास नहीं हो सकती। क्यों किया गया? टू रिमूव द डिसइक्वालिटी ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हटाने के लिए। यानी सारी लैंड एक ही के पास है, बाकी सब उसके अंडर काम कर रहे हैं। इस चीज को हटाने के लिए ऐसा काम किया गया। और फिर क्या किया, वहां से गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली लैंड, और टेक ओवर करके उन छोटे छोटे किसानों में बांट दी जिनकी जगह नहीं थी, जिनके पास जगह नहीं थी। ऐसा काम किया गया। मतलब सोचो आप कितना हार्ड काम होगा। जमींदार से उसकी जगह को लिया गया और लेके छोटे छोटे फार्मर्स में फ्री में बांट दिया गया। ऐसा भी गवर्नमेंट ने किया। ये भी हिंदुस्तान में काम हुए हैं व्हेन इट्स कम टू लैंड रिफॉर्म्स। जब हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड सीलिंग ऑफ होल्डिंग साइज। मतलब इस साइज से ज्यादा, इससे ज्यादा, इतने एकड़ से ज्यादा जगह आपके पास नहीं हो सकती। दैट इज द लिमिट। उसके ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट आपसे वापस ले लेगी और लेके स्मॉल फार्मर्स को फ्री में दे देगी, या लैंडलेस फार्मर्स को जगह ही नहीं, उनको दे देगी खेती करने में। ठीक है जी, आ जाओ एक और पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखो, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग cooperative farming is encouraged. Cooperative farming is encouraged. To improve the bargaining power of the farmers. Cooperative farming is encouraged to improve the bargaining power of the farmers. Together, they can buy inputs at the lower price. Together, they can buy inputs at the lower price
and sell their product at the higher price. And sell their product at the higher price. ये भी एक रिफॉर्म किया गया. Together they can buy inputs at the lower price and sell their product at the higher price. ये एक कोऑपरेटिव फार्मिंग शुरू की गई. मतलब एक गांव के अंदर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी गई जिसमें फार्मर्स मेंबर होते थे. 10 फार्मर्स ने मिलके 10 या 12 फार्मर्स ने मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी. अब होगा क्या, उन्हें बीज चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए. वो सारा का सारा सामान वो खुद नहीं खरीदेंगे, अकेले अकेले दुकान पे जाके नहीं खरीदेंगे. वो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है, वो कॉर्पोरेशन जो है, वो इकट्ठा जाएगी और बल्क में सामान उठा लेगी. उससे क्या होगा, इनपुट सस्ता मिलेगा, सामान सस्ता मिलेगा. और जब बारी आएगी सामान को बेचने की, जब क्रॉप रेडी हो जाएगी, उसको बेचने की बारी आएगी, तो वो फिर मंडी तक नहीं जाएंगे. वो अपनी सोसाइटी जो उन्होंने बनाई है वो जाके मंडी में भाव तय करेगी और अच्छे भाव में सामान को बेच देगी. तो कोऑपरेटिव फार्मिंग को जो है उठाया गया. कोऑपरेटिव फार्मिंग, अलग अलग किसान खेती कर रहे थे, उससे बेटर आप कॉर्पोरेशंस बना दी गई, कोऑपरेटिव फार्मिंग को स्टार्ट किया गया. ये भी एक रिफॉर्म किया गया. किसके अंदर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. तो कितने काम किए गए, 5. कौन कौन से 5, आराम आराम से पढ़ो जरा. पहले वाला, सबसे पहला, एबॉलिशमेंट ऑफ मिडिल मैन. जमींदार सिस्टम हटा दिया गया. जमींदार नहीं, कोई जमींदार नहीं, जो खेती करेगा वही असली मालिक. ऐसे याद रखो इसको. अच्छा, दूसरा, रेगुलेशन ऑफ रेंट कर दिया गया. जितना भी क्रॉप की वैल्यू होगी उसका 1/3 से ज्यादा रेंट नहीं हो सकता. ये किया गया. अच्छा, पहले वाले में कितना एबॉलिश किया गया था, एबॉलिश पहले वाले में था कुछ फिगर. ओके, तीसरा वाला नेक्स्ट क्या है, कंसोलिडेशन किया गया. मतलब लैंड को इकट्ठा कर दिया गया. जिसकी जगह जगह पे लैंड फैली हुई थी उसको इकट्ठा किया. और कितना कर दिया, बाय 2004 तक 1633 लाख हेक्टर ऑफ लैंड हैज बीन कंसोलिडेटेड. ओके, वेरी गुड. उसके बाद चौथा पॉइंट, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग. मतलब एक फिक्स कर दिया गया कि इससे ज्यादा जगह का मालिक नहीं हो सकता. अगर उससे ज्यादा जगह उसके पास है तो उससे गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली और छोटे छोटे फार्मर्स को फ्री में दे दी, जाओ खेती करो. और 5वां, कोऑपरेटिव फार्मिंग. यानी पहले किसान अलग अलग खेती करता था, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना दी गई. कुछ किसानों ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाया. अब उसका फायदा क्या हुआ, दे कैन बाय द इनपुट्स एट द चीपर प्राइस एंड दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट एट द हायर प्राइस. कितना सिंपल है. 5 पॉइंट हो गए. उसमें भी 5 पॉइंट थे, इसमें भी 5 पॉइंट है. उसके 5 पॉइंट कौन से थे लीजर में बताएगी. बिना जी देखिए, ऊपर देख के लीजा. हाँ, वो वाले 5 पॉइंट कौन से थे, बिना देखे इधर ऊपर. हाँ, कौन से 5 पॉइंट थे, जल्दी से. ओके, अरे सिंपल है यार. उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन. उसमें भी 5 पॉइंट थे. वहां भी 5 रिफॉर्म किए गए और यहाँ भी 5 रिफॉर्म किए गए. ठीक है जी. आ जाओ जनरल रिफॉर्म्स के अंदर. लेट्स गो टू जनरल रिफॉर्म. जल्दी से आ जाओ फटाफट, इसे खत्म करें. जनरल रिफॉर्म्स कौन कौन से थे. नंबर 1, सबसे पहला, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज. जनरल रिफॉर्म के अंदर पहला रिफॉर्म किया गया, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज. इरिगेशन मतलब नहरें लेके आए, गांव गांव जाके नहरें पहुंची, है ना. एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब क्या है, इरिगेशन मैंने सिंचाई, पानी के लिए. तो नहरों का काम बिछाया गया, जगह जगह नहरें डाली गई, पाइप्स डाली गई ताकि पानी लोगों को मिल सके. ट्यूबवेल्स लगाए गए. ठीक है जी. तो लिखो इसके अंदर, विद अ व्यू, विद अ व्यू, विद अ व्यू टू रेज द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, with a view to raise the production in agriculture, comma, irrigation facilities have been expanded. Facilities have been expanded. Expanded. Several major and minor
projects, several major and minor projects of irrigation have been launched. Several major and minor projects of irrigation have been launched. In 1951, only 17% of the land, 17 ये अंडरलाइन करने वाली बात है. In 1951, only 17% of the land was under permanent irrigation. Was under permanent means of irrigation. Now it is 45% of the land of the land which is under permanent means of irrigation. Under permanent means of irrigation. यानी पहले 15% लैंड थी जो वो सिर्फ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन के अंडर आती थी, अब 45% हो गई. ठीक है जी, नाउ इट इज 45%. फिर भी हम अभी बहुत कम है, लेकिन पहला काम क्या किया गया? एक्सपेंड द फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन. ये पहला काम किया गया किसमें? जनरल रिफॉर्म के. फाइन. आ जाओ रिफॉर्म नंबर 2, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट. Provision of credit. Provision of credit. तो लिखो cooperative societies cooperative credit societies कर लो, बीच में ऐड कर दो credit. Cooperative credit societies have been set up to provide credit to the farmers, at very low rate of interest. To the farmers at very low rate of interest. Rural list have been established to fulfill the credit limits. Rural development banks have been established to fulfill the credit needs of the farmers. In 1982, to fulfill the credit needs of the farmers. In 1982, NABARD, NABARD. In 1982, NABARD was established. NABARD, NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. In 1982, NABARD, लिख लो पूरा, National Bank of Agriculture and Rural Development. NABARD, NABARD. In 1982, NABARD was established at national level. At national levels. At present, अगर अभी की बात करें, at present there are 96,647. At present, there are 94,647. 94647. क्या लिखा आपने? 9647. अरे ठीक लिखो, ठीक कर लो. 94647. 94647 लिखो.
At present, there are 94647 primary agriculture credit societies. 94,647 primary agricultural credit societies. And 768 and 768 लिखो and 768 primary cooperative agriculture and 768 primary cooperative agriculture and rural development banks in the country. And rural development banks in the country. यानी 94,647 प्राइमरी कोऑपरेटिव्स और 768 बैंक्स जो इस वक्त है कंट्री में काम कर रहे हैं टू गिव द लोन टू द फार्मर्स को लोन देने के लिए. ठीक है जी. आगे लिखो इन 2017 and 18 the flow of credit to the farmers, लिखो in 2017 and 18 the flow of credit to the farmers was estimated to be about 11 crore 79 lakh 425 rupees. 1179425 crore. Yes. 1179425 crore. इतना पैसा फार्मर्स के पास आज की तारीख में उधार है. क्या वो लिख दिया? नहीं लिखा सच्ची में. लिखो सही तो बोल रहा हूँ. लिखो 1179425 करोड़. इतना पैसा आज की तारीख में अभी भी दे रखा है उधार फार्मर्स को. ठीक है जी. ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर. क्या अरे सुनो भाई, क्या प्रॉब्लम हुई बताओ ना मुझे. क्या प्रॉब्लम हुई? बस इतना ही है. इतना पैसा जो है फार्मर्स को आज की तारीख में उधार दिया हुआ है. फाइन. चलो आगे आ जाओ. नेक्स्ट पॉइंट पे आओ. रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज. ये तीसरा काम किया गया. रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज. रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज. ये तीसरा काम किया गया. ठीक है जी. लो, जनरल रिफॉर्म के अंदर कितने रिफॉर्म्स पढ़े आपने अभी तक? कौन कौन से? 2. एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज और बस 2 ही काम. ठीक है जी. तीसरा भी हम कर रहे हैं. कौन सा? रेगुलेटेड मार्केट एंड. तो चलो लिखो फटाफट जल्दी से. आप लिखो रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड. Regulated markets have been established across all parts of the country. Across all parts of the country. Have been regulated across all parts of the country. These markets are governed. These markets are governed by the market committees appointed by the government. These markets are governed, मतलब चलाने वाला मार्केट कौन चला रहा था? These markets are governed by the market committees appointed by the government. By the market committees appointed by the government.
These committees ensure timely payment to the farmers. Timely payments to the farmers. These committees ensure the timely payments to the farmers. ये तो हो गया रेगुलेटेड मार्केट्स के लिए। फिर जो दूसरा काम किया गया, इसी में आगे लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाके, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। इसी पॉइंट में आगे लिखो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज have been established to improve the bargaining power of the farmers. The cooperative societies ensure that there is no excess supply in the market. The cooperative societies ensure that there is no excess supply in the market. So that ensure that there is no excess supply in the market, so that the price of the crop do not crash. Price of the crop does not crash. Yeah, does not crash. Price of the crop does not crash. ठीक है जी, ये इनका काम था। आगे लिखो these societies ensure that the farmers produce is graded, grade होता है ना, A grade, B grade, is graded and sold at the right price. The farmers produce is graded and sold at the right price. ठीक है जी, ये हमारा काम था तीसरा। एक और काम किया गया, चौथा वाला लास्ट, लिखो फटाफट, खत्म हो जाएगा उसके बाद। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, जिसकी लड़ाई चल रही है, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, ये चौथा काम किया गया, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, जो अभी जिसके पीछे लड़ाई चल रही है पूरे देश के अंदर, एमएसपी, ये वही है। तो लिखो अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट एंश्योर दैट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लिखो ब्रैकेट में एमएसपी, अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज पेड टू द फार्मर्स फॉर हिज प्रोड्यूस। A minimum support price is paid to the farmer for his produce. It will protect him for his produce. It will protect him against the uncertainties in the market. It will protect him against the uncertainties in the market. Under this policy, the government is committed. Under this policy, the government is committed to buy the surplus produce of the farmer. Under this policy, the government is committed
to buy the surplus produce of the farmer at MSP. At MSP, minimum support price. At minimum support price. तो ये चौथा काम किया गया। ये था हमारा जनरल रिफॉर्म्स। ठीक है जी, यहां तक हमने खत्म किया। कल हम आगे करेंगे, आप लोग जा सकते हो इसके बाद। बस